नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार। मैं हूं बनाज और सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की, जहां चुनावी दंगल में घमासान और ज्यादा तेज होता जा रहा है। आज बीजेपी ने जहां अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में आपको बता दें 67 उम्मीदवारों के नाम थे। इस तरह बीजेपी ने हरियाणा की 90 सीटों के लिए 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जुलाना से पहलवान विनेश फोगाट के खिलाफ बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 2 मुस्लिम कैंडिडेट के नाम भी हैं। बीजेपी ने फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद को टिकट दिया है। उनकी टक्कर कांग्रेस के कैंडिडेट मामन खान से होगी, जिन्होंने 2019 में भी जीत हासिल की थी। मामन खान नूह दंगा केस में आरोपी हैं और जमानत पर हैं। नसीम अहमद इनलो से बीजेपी में आए हैं। पुन्हाना से बीजेपी ने एक और मुस्लिम कैंडिडेट इजान खान पर दांव खिला है। उनका मुकाबला कांग्रेस के मोहम्मद इलियास से होगा। हरियाणा में बगावत का सामना कर रही बीजेपी को पेहुआ सीट से बड़ा झटका लगा। सरदार कमलजीत सिंह ने अपना टिकट वापस कर दिया। उसी के बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट में पेहुआ सीट से टिकट बदला गया। पहली लिस्ट में जहां से कमलजीत सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन किसान नेताओं और पब्लिक के विरोध के बाद उन्होंने अपना टिकट पार्टी को वापस लौटा दिया। उसी के बाद यहां से जय भगवान शर्मा को टिकट दिया गया। पेहुआ विधानसभा सीट कुरुक्षेत्र जिले में आती है, जहां की लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अमरजीत सिंह का टिकट लौटाना बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। दिन प्रतिदिन जो रोष व्यक्त किया, और कल भी जो मेरे भाई सरपंच भी थे, उन्होंने भी कहा कि हम ये टिकट बदली जाए तो हम नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे। सबसे ज़्यादा जो ये मेरे सिख चेहरे थे, इन्होंने जो विरोध किया तो मुझे सबसे ज़्यादा चोट यहाँ लगी। करते हैं कि हमारे सिखों को राज्यसभा में भेजो, हमारे सिखों को लोकसभा में भेजो, विधानसभा में भेजो, लेकिन जब अजराने का नाम आया तो बड़ी एक तड़प सी महसूस मैंने की है। जो को ध्यान में रखते हुए मैंने पार्टी हाईकमान के आगे ये मांग की कि मैं ये जो आपने टिकट दी है, मेरा मान बढ़ाया, लेकिन मैं ये विड्रॉ करता हूँ। और ये बात मैंने बड़े दुखी हृदय से कही है। अभी आप सोचो, इस पर विचार करो, ऐसा चलता रहता है, लेकिन मैंने कहा कि मैंने मन बना लिया, क्योंकि पार्टी ने तो ये फैसला कर रखा है कि कोई टिकट नहीं बदलेंगे, कोई विरोध। मुख्यमंत्री जी का भी फोन आया था, उन्होंने भी कहा कि किसी की टिकट नहीं बदली जाएगी। उनका फैसला, मैं उनसे बहुत खुश था, लेकिन जो जन भावना है मैं उसमें ये कदम उठा रहा हूँ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज लाडवा विधानसभा से नामांकन दाखिल कर दिया। सीएम सैनी का नामांकन भरवाने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और कुरुक्षेत्र के लोकसभा सांसद नवीन जिंदल भी पहुंचे। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की लहर है, वो लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। नामांकन से पहले सीएम सैनी ने परिवार के साथ हवन भी किया, फिर रोड शो किया और उन्होंने परिवार के साथ सीट बदलने के बाद लाडवा में जीत का क्या प्लान बनाया है, बात की हमारे संवाददाता ने। तस्वीर जो इस वक्त आपको नजर आएगी कि ट्रैक्टर चलाकर, और साथ में मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी यहां पर नजर आएंगे, विक्ट्री चिन्ह, नवीन जिंदल, ये तमाम बड़े नेता और खुद मुख्यमंत्री जो है वो ट्रैक्टर चला रहे हैं। उनके बगल में मनोहर लाल खट्टर हैं और साथ ही नवीन जिंदल भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। कितना बड़ा उत्साह, क्योंकि एक पर्व का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं लाडवा की सरदारी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, जो इतना जोश, उत्साह, प्यार अपने बेटे के लिए आज दे रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। बहुत उत्साह लोगों में है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लोगों ने मन बना रखा है। उत्साह देखो आप कितना है। सब, हर व्यक्ति खुश है और हर व्यक्ति सरकार की नीतियों से संतुष्ट है। हर वर्ग संतुष्ट है, चाहे किसान है, चाहे महिला है, चाहे युवा है, चाहे मेरा गरीब है। और आज गरीब को रोजगार मिला है बिना पर्ची, बिना खर्ची के। यहाँ के बेट गांव में गई थी, 20 बच्चे बिना पर्ची, बिना खर्ची के लगे हैं। और वहाँ लोग मेरे को ये कहते, बहन जी आप और जगह की चिंता करो, यहाँ की चिंता छोड़ दो, हम चुनाव लड़ेंगे। आज अहम दिन है, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या खास आज जो है इनको खिलाया ताकि दिन शुभ रहे? एक प्रथा होती है कि दही खिलाकर भेजा जाता है, आपने क्या? बिल्कुल आशीर्वाद लेकर अभी यहाँ से हम निकले हैं और हम सबका साथ लेके एसडीएम ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर कोर्ट में अपना पर्चा दाखिल करेंगे।
लगता है कि पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार फिर से सरकार बिल्कुल 100% बनेगी, 100% सरकार बनेगी। तो जीत की 100% गारंटी देते हुए सीएम का परिवार। उधर हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। दोनों लिस्ट को मिलाकर अब तक 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। आपके फरीदाबाद से प्रवेश मेहता और तिंगांव से आभास चंदीला को मैदान में उतारा है। यमुनानगर के साढौरा से रीता बमनिया, थानेसर से कृष्ण बजाज, इंद्री से हवा सिंह रातिया, मुख्तिया सिंह बाजीगर, अहमदपुर से भूपेंद्र सिंह बेनीवाल, बरवाला से प्रोफेसर छत्रपाल सिंह और बावल से जवाहरलाल को टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने जिन 29 सीटों पर अब तक कैंडिडेट का ऐलान किया है, उनमें से 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2019 में भी चुनाव पार्टी ने लड़ा था, लेकिन सभी 15 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इसके अलावा एक और बात आपको बता दें कि क्यों कहा जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की डील के पटरी पर आने की संभावना मुश्किल ही लगती है। आपने जिन 29 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया है, उनमें 14 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने पहले से ही अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। आपने जो 29 सीटें घोषित की हैं, उनमें 2019 में कांग्रेस को 11 सीटों पर जीत मिली थी, तो लगता नहीं कांग्रेस इन पर दावेदारी छोड़ेगी। इन 29 सीटों में 2024 के लोकसभा चुनाव में 12 पर कांग्रेस को लीड मिली थी। करके दिखाया वो हरियाणा में पूरा करके दिखाना है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है 10 साल का, जिसमें किसानों के ऊपर लाठियां चलाई गई, नौजवानों को अग्निवीर की आग में झोंका गया, बेरोजगारी की दलदल में हरियाणा को फेंका गया, उन सारे मुद्दों को सामने लाकर अहंकारी सत्ता जो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की है, उसको उखाड़ने का काम हम लोग करेंगे। और अब आपको बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अब भी सीट शेयरिंग के लिए बैकडोर से बातचीत खोली रखी है, यानी कि पिछले दरवाजे से बातचीत चल रही है। अगर आखिरी वक्त तक कोई भी समझौता हो गया तो कैंडिडेट वापस भी ले जा सकते हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि भाई अब दूसरी लिस्ट भी आ गई है, तो ये संभावना जो है वो कम ही है। हालांकि दोनों नेता जो है डिनाय कुछ नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी 10 सीट पर अटकी हुई थी और कांग्रेस कह रही थी भाई 3 से 5 सीटें देंगे, इससे ज्यादा एक भी नहीं। इसके अलावा समझौते में सबसे बड़ी अड़चन ये थी कि आम आदमी पार्टी वही सीटें मांग रही थी जहां पर कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आम आदमी पार्टी को शहरी सीटों पर लड़ने के लिए कहा था, जहां बीजेपी मजबूत है। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस के लोकल नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी से गठबंधन का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी मजबूत होती है तो दिल्ली, पंजाब की तरह यहां भी कांग्रेस का वोट खिसक कर ही आम आदमी पार्टी के पास जा सकता है, यानी कि नुकसान फ्यूचर में कांग्रेस को ही होगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कांग्रेस और आप की डील पर उन्होंने एक तंज कसा चुटकी ली कि यह शुभ संकेत है कि हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। कि निश्चित रूप से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये बनने वाली है। और इसका विशेष तौर पर मैं इसलिए कहूंगा कि कांग्रेस हार की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार के उनके यहाँ स्वर निकल रहे हैं कि इसके गठबंधन करो, उससे गठबंधन करो, और जिनसे वो गठबंधन का हाथ आगे बढ़ाते हैं उनको नकार करके पीछे कर देते हैं और उनका गठबंधन हो भी नहीं पा रहा है, तो एक हार की तरफ बढ़ने के संकेत उनके मिल रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के 10 साल के राज में हरियाणा विकास की पटरी से उतर गया है। इस बार लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी और बीजेपी की सरकार आई, उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 है? चौधरी उदयभान जी ने बताया। बेरोजगारी में नंबर 1 है। मेरे आंकड़े नहीं है, प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं। आज महंगाई में अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है और खेल और खिलाड़ियों की तो आप देख रहे हो। हमारी बेटियों को किस तरह अपमानित किया गया जंतर मंतर पे। इस सरकार को सारे होटल के प्रमुख व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, एक काम बता दो इस सरकार ने किया होटल, एक काम बता दो, खुला सवाल है मेरा। फिर भाई किस नाम की वोट मांग रही है, पूछो इनसे। राहुल गांधी अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से वहां पर लगातार वो बयान दे रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी
उन पर हमलावर है। उस खबर पर पूरी अपडेट देंगे कि किस तरह के रिएक्शन निकल कर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से हरियाणा लौटते हैं, जहां पर विनेश फोगाट को टिकट मिल चुका है। पूजा अर्चना वो भी कर रही हैं। कैसे उन्हें अपने राजनीतिक सफर में आगे बढ़ना है, कैसे लड़ना है, वो कह रही हैं सोच समझकर फैसला किया है। लेकिन भाई ऐसा लग रहा है कि विनेश के परिवार में इसको लेकर एका नहीं है। पहले साक्षी मलिक का बयान आया था और अब यहाँ पर महावीर फोगाट ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने उनको बरगला दिया है। विनेश को राजनीति से ज्यादा खेल पर ध्यान करते हुए अगले ओलंपिक की तैयारी करनी चाहिए थी। कई बार जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप नहीं चाह के भी कुछ काम करना पड़ता है आपको। मेरी मजबूरी है, मेरी पीड़ा है और मेरे अपने लोग समझते हैं इस चीज़ को। बस जो भी फैसला लिया है मैंने अपने बड़ों के आशीर्वाद से लिया है। ये मेरा कोई निजी फैसला नहीं था, बड़ों ने आशीर्वाद दिया है, बड़ों ने मुझे बुलाया है, तभी मैं इनके बीच में आई हूँ। और अब एक बार फिर से बात करते हैं राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की। 3 दिन के दौरे पर राहुल गए हैं अमेरिका, जहां वो खुलकर मोदी और उनकी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन पहली बार राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें मोदी पसंद है। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया जब पहले दिन बयानों पर जमकर हंगामा मचा। राहुल ने जो पहले दिन बोला उस पर खूब उनको खींचा गया और बीजेपी ने कहा था कि विदेशी धरती पर वो देश का अपमान कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से वो सहमत नहीं, लेकिन वो मोदी को पसंद करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो नरेंद्र मोदी सरकार ने फैलाया था झूठ, वो इस बार भी लोकसभा चुनाव के बाद खत्म हो गया है, जो डर फैलाया था। राहुल ने विदेशी धरती पर यह भी कहा कि मोदी के विचार, 56 इंच का सीना और भगवान से सीधा संबंध लोकसभा चुनाव के बाद सब कुछ छूमंतर हो गया। हालांकि बाद में उन्होंने खुद को संभाला और कहा कि विचार और दृष्टिकोण भले ही ना मिलते हों, लेकिन वो नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करते, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से सहानुभूति है। I mean, you will be surprised, but I don't actually hate Mr. Modi. I don't. Like, I get up in the morning and okay, you know, he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. And in fact, in many moments, I empathize with him. Right? So it's not that I think that he's my enemy and now I hate him and he's got to be, no. He's got a different point of view, I got a different point of view. I have empathy and compassion for what he's doing. And I think that's a much better place to be. Instead of this thing that, you know, him versus me, I don't think that's productive. राहुल गांधी ने अमेरिका में राजनीति का लव वाला एंगल भी बताया और कहा कि कैसे इससे उन्हें फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि वो करीब 20 साल से राजनीति में हैं, लेकिन उन्होंने यही देखा कि नेता एक दूसरे पर हमले करते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन कोई अपने विरोधी के लिए लव जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन जब उन्होंने अपनी पहली भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो उन्होंने राजनीति में इसके महत्व का समझा और इसका पता जो था उस यात्रा के दौरान उन्हें सफर में चला और यहीं से उनकी पार्टी को नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला आइडिया स्लोगन मिला। हालांकि राहुल गांधी इस रास्ते पर चलकर भी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने लायक सीटें तो कम से कम नहीं जीत सके। I walked from Kanyakumari to Kashmir, right? And halfway through that walk, I started asking myself a question. And I was in politics from 2004. And I started asking myself, why have I never used the word love as a politician? Like, and nobody uses it, right? We use anger, we use hatred. Every day you can read it. Nobody uses love. And then I was like, well, let me try. It works. It works much better than hatred. And it works practically, right? So, when the yatra started, Nobody. If I used to meet them, they used to say, hello, Mr. Gandhi, how are you? Very nice to meet you. Lovely to meet you. Nobody ever said, I love you. Now, no, I'm serious. Now I walk out, I'm serious. I walk out to a restaurant and half the restaurant saying, we love you. You know, I did it in my yatra and it's changed my way of looking at my work completely. So I think it's a very powerful thing. राहुल गांधी ने अमेरिका की धरती पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को डर फैलाने में सालों साल लग गए, लेकिन लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद ये डर कुछ सेकंड में ही गायब हो गया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर
ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का डर फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि अब उन्हें किसी से डर नहीं लगता। Something has definitely changed after the election results. People come sometimes. Thank you. While I'm in Delhi, people will. I'm driving in the car. Sometimes they make me open the window, and they'll say, "डर निकल गया, डर नहीं लगता, अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया." So it's interesting to me. It's interesting to me that बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा, और एक सेकंड में खत्म। और वो दिखता है अब, यू कैन सी इट, आई सी इट, आई गेट टू सी इट इन पार्लियामेंट, आई सी द प्राइम मिनिस्टर राइट अप फ्रंट, एंड आई कैन टेल यू दैट the idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. राहुल ने विदेशी धरती पर लगातार दूसरे दिन बीजेपी और आरएसएस पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि जिनके पास भविष्य के लिए कोई प्लानिंग और सपने नहीं होते, वो ही भूतकाल की बातें करते हैं। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स के साथ बातचीत में राहुल ने बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी पर हमला बोला। In future, you start discussing the past, right? So what is Hindutva's or Mr. Modi's or RSS's proposal? The proposal is, let's not discuss the future. Let's talk about the past. And that's very dangerous for a country like India, the scale of India, and it's also boring. अमेरिका में राहुल गांधी ने ओबीसी आरक्षण पर भी बात की। राहुल ने कहा कि अभी आरक्षण खत्म करने का समय नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब सही समय होगा, कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी। उन्होंने कहा कि भारत में ओबीसी 50% हैं, लेकिन टॉप 200 बिजनेस लीडर्स में एक भी ओबीसी नहीं। राहुल ने चुनावी रैलियों में यही बातें कही थी। अब अमेरिका में भी उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है। 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game. Out of the top 200 businesses in India, right, there's almost no ownership of 90% of the population. I can tell you that in the highest courts of the country, there's almost no participation of 90% of India. I can tell you that in the media, national media, anchors, journalists, there is zero participation of lower caste, OBCs, Dalits, Adivasis, right? So, and the people know this. It's not that this is not known. The large mass of people understand this, and they look at India and they say, okay, where is our participation? राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा करने से गुरेज नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में आयोग ने बीजेपी के इशारे पर काम किया। राहुल ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम ऐसे बनाए गए जिससे नरेंद्र मोदी को चुनावी कैंपेन में सहूलियत मिल सके। और राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने देश के इलेक्शन सिस्टम को बदनाम करते हुए यहां तक कह दिया कि वो लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र चुनाव नहीं मानते। उन्होंने कहा कि ये चुनाव काफी हद तक नियंत्रित थे। अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो बीजेपी 240 सीटों के आसपास भी नहीं पहुंच पाती। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial
huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. अमेरिका में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए तो दिल्ली में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा उससे भी आगे निकल गए। उन्होंने तो धमकी देते हुए कहा कि आज भले ही चुनाव आयोग हमारी ना सुन रहा हो, लेकिन जब हम सत्ता में आएंगे तो उनको छोड़ेंगे नहीं। रही बात चुनावों की निष्पक्षता की, तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने आप सबके सामने अपने आंकड़े रखे कि कैसे 79 सीट्स पे गड़बड़ हुई, सरेआम हुई, इतने कम समय में अचानक इतने वोट बढ़ जाना, ये सब आपके सामने है। ठीक है, आज चुनाव आयोग हमारी नहीं सुन रहा है, मतलब थोड़े ही कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इन सबको बख्श देंगे। तब हमें जो कार्रवाई करनी होगी करेंगे, कोई कहीं भी बैठा हो। राहुल गांधी ने आरएसएस पर हमला करने के बाद सिखों की पगड़ी पर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे बवाल मच गया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत मिलेगी या नहीं, इन्हें भारत में कड़ा पहनने की इजाजत मिलेगी या नहीं, सिख गुरुद्वारे जा पाएंगे या नहीं, वो भारत में इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी ने राहुल के इस बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। राहुल को अदालत में घसीटने तक की बात कही है। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here, with the turban? What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. जी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं भी थे, एंड ही वाज ईदर अ प्राइवेट सिटीजन और अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शब्दों का इस्तेमाल नाप तोल कर करना was never his strong point. इश्यूज हैं सेंसिटिव which involve our national identity, our unity, the strength of our unity in diversity. इन चीजों के बारे जब वो बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक नया किस्म का नैरेटिव which I think is a dangerous narrative. बीजेपी कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राहुल गांधी उसे सिखों की पगड़ी और गुरुद्वारे पर ज्ञान न दें। 1984 के सिख दंगे कभी समाज भुला नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि राहुल राजनीति में बहुत ही निचले स्तर पर कूद गए हैं। गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं, तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज़्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। कोई देश में इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे, जो तीसरी बार चुनाव में 99 नहीं पार कर पाए, 400 लिख रहे थे हमारी सरकार बनेगी, 300 आना तय है, 300 आना लिख देता हूं, कहां गया? इसलिए इस थेथरोलॉजी का जवाब नहीं हो सकता। इसलिए इनके प्रश्नों का जवाब देना बिलो द बेल्ट अपने आप को ले जाना है।